सेंटेंस के ही एक और सेंटेंस लेते हैं। देखिए, सी वॉज ईटिंग अ मैंगो। ठीक, ये एक्टिव में है। अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है, आसानी से समझिए। ये अ मैंगो यहां चलाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? चौथा। बी का चौथा क्या होता है? बीइंग, तो यहां लगा देंगे बीइंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और ईटिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा ईटन, और यहां जो वॉज है वो कॉपी करेंगे सेम सेम, और देखिए आपका पैसिव बन गया। ठीक, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। इस सेशन में पिछले दिन मैंने आपके लिए वर्ब के एक प्रकार, जिसमें मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कितने तरह के होते हैं। मैंने पहली बात कही थी ट्रांजिटिव वर्ब की और दूसरी कही थी इंट्रांजिटिव वर्ब की, जिसमें अगर आसान भाषा में कहें तो मैंने ये कहा था कि एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो है ट्रांजिटिव, और जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वो है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कहानी में मैंने ये कहा था कि जब वो ऑब्जेक्ट लेगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट लेगा, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब दो हो तो उसे कहते हैं डाइट्रांजिटिव। ऐसे केस में एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहचान का तरीका मैंने बताया था कि आपको एक्शन के साथ व्हाट लगा करके सवाल पूछना है, सार्थक आंसर आएगा, मीनिंगफुल आंसर आएगा, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। और जब सार्थक आंसर देने में सक्षम हो जाए कोई वर्ब, तो समझ जाइए कि वो है ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में सवाल पूछेंगे, सार्थक जवाब नहीं आएगा और बिना ऑब्जेक्ट के भी वो वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस बना पाएगा। दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कहा था टू हुम या फॉर हुम लगा करके सवाल पूछेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। एक और बात कही थी मैंने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ट्रांजिटिव के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे उलटकर लिखने के लिए भी मैंने बताया था कि हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने यह भी कहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब की उपस्थिति हो सकती है, बट आपको यह वहां तय करना है कि एक्चुअली क्या वहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। यह मैंने इसलिए बताया था क्योंकि मुझे वॉइस की शुरुआत करनी थी। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, आज वॉइस की नींव रखेंगे हम यहां पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वॉइस में हम पढ़ते क्या है, वॉइस के प्रकार जो हैं एक्टिव और पैसिव, उसको क्यों कहते हैं हम एक्टिव और पैसिव, उसका क्या मतलब है, और वॉइस में हम करते क्या है। जो हमने नियम पढ़ा है क्या उसकी जरूरत है, क्या वॉइस के लिए टाइम एंड टेंस की जरूरत है, क्या टाइम एंड टेंस के बिना वॉइस संभव नहीं है। तो इन सब चीजों पर से हम आइए पर्दा उठाते हैं और एक आसान तरीके से सीखते हैं कि वॉइस क्या है और इसको यानी कि वॉइस कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे किया जाता है। तो फटाफट नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि वॉइस में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आज तक आप अछूते हैं। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले आज का टॉपिक वॉइस। आपके मन में सवाल नंबर 1, मैं एक एक करके सवाल के जवाब आपको देता जाऊंगा और कुछ बातें भी बताता जाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट आज हम उस पड़ाव पर रुकेंगे जहां के बाद आप एक साधारण कोई भी वॉइस अगर उठाएंगे तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं इतना तक कहता हूं कि अगर आप ध्यान से इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखेंगे तो सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेट के 25 क्वेश्चन में से 15 आप आसानी से आज इस एपिसोड के बाद बना पाएंगे। तो इसीलिए बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले
कि इसकी जरूरत क्या है, वॉइस की जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। जब हमने ये सीख लिया कि राम ईट्स अ मैंगो, हमने ये ट्रांसलेट करना सीख लिया कि भाई एक सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। दैट मीन्स कि हम कंटिन्यूअस के भी सेंटेंस सीखे, परफेक्ट के भी सेंटेंस सीखे, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में पेयर ऑफ सेंटेंसेस भी सीखा, क्लॉज के भी कुछ हिस्से को हमने सीखा। तो क्या जरूरत है कि सबसे पहले हम जो है इसको मतलब वॉइस को पढ़ें और ये पढ़ें कि ये मुझे सिखाया जाता है कि इसका वॉइस कन्वर्जन है अ मैंगो इज इटन बाय राम। तो आखिरकार बात तो दोनों में एक ही है। बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि ये सर आप ये बेमतलब की बात है, ये इंग्लिश के सिलेबस में है तो हम काहे नहीं पढ़ेंगे। भैया अगर इतना समझ लेने से समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश में के सिलेबस में बहुत कुछ है तो पढ़िए सब। समझदारी भी एक चीज है जो कि आपको ये भरोसा दिलाती है कि एक्चुअली हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है। देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि मैथमेटिक्स आपको आसान लगती है और उसमें भी अंकगणित सबसे ज्यादा आसान लगता है। क्यों पता है, कभी आपने सोचा है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका आपके व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। आप शॉपिंग करने जाते हो, 20% डिस्काउंट है, पटाख से निकाल लेते हो। कहते हो 5% जो है मुझे डिस्काउंट मिला है, आप 100 रुपए में से पटाख से निकाल लेते हो। 1000 रुपए की शॉपिंग करते हो, उसमें आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। लाभ हानि, वो इंटरेस्ट, ये सारा क्यों आपको मजेदार लगता है? ये एक सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। हमने आज तक इंग्लिश को कभी भी व्यवहारिक जीवन के आधार पर पढ़ा ही नहीं कि हमें क्या जरूरत है कि हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलें। कभी किसी ने सिखाया या आपने सोचा? नहीं ना, आज मैं सिखाता हूं, सुनिए एक एक करके कि इसकी जरूरत क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। क्यों ऐसा पढ़ते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ना डिफाइन करता है, सीधा सीधा समझिए तो क्वालिटी ऑफ वर्ब, सीधा सा है कि ये क्वालिटी ऑफ वर्ब है। एक समय में ये बताता है कि कोई सब्जेक्ट एक्ट करता है, ठीक है, या फिर इसी वर्ब की दूसरी क्वालिटी है जो ये बताता है कि ये किस पर एक्ट होता है या एक्ट किस पर किया जाता है। ये हम चर्चा करते हैं। दैट मीन्स कि ये वर्ब की क्वालिटी है जब ये एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट कौन है, फिर ये एक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट कौन है। दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन अगर सब्जेक्ट है तो हम सीधा सीधा इतना कहेंगे कि राम ईट्स, राम की सूचना है कि राम खाता है। और अगर आम के बारे में सूचना है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन है अ मैंगो इज इटन। तो अब देखिए कि जरूरत समझ में आई कि अगर हम किसी सेंटेंस में, यानी कि वर्ब की क्वालिटी है, ये वर्ब की क्वालिटी क्या है कि सीधा सीधा है कि इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। सीधा सा है, वर्ब की क्वालिटी क्या है कि वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, मतलब है कि उसका सब्जेक्ट एक्ट करता है वो या वो किसी पर एक्ट किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए कि इसका सब्जेक्ट एक्ट करता है, हमने यहां पर ये बात की और हमने ये कहा कि वो एक्शन किस पे एक्ट हुआ, तो मैंगो पे एक्ट हुआ। तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार जब मुझे इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट के बारे में देना हो तो हम पूरा ये सेंटेंस बोले, नहीं ना। इस सेंटेंस में देखिए ये दो इंफॉर्मेशन यहां पर छिपी हुई है या नहीं है। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो ये दोनों सूचना इसी सेंटेंस में है कि राम खाता है और आम खाया जाता है। तो इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? सबसे पहले तो ये लैकोनिक हो गया, छोटा हो गया, संक्षिप्त में हो गया। अगर कोई मुझसे ये पूछता है मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या खाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? राम आम खाता है। अब यहां पे तो परेशानी हुई ना। अगर मुझे पूछा जाए कि क्या खाया जाता है तो हम कहेंगे आम खाया जाता है। अगर मुझे यह पूछा जाता है कि कौन खाता है तब हम कहेंगे राम खाता है। सिंपल सी बात है। तो यहां जो है हम इस चीज को सीखने के लिए एक कंप्लीट सेंटेंस मैंने बना लिया जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। और अगर वो ऑब्जेक्ट वाला नहीं है तो सिर्फ हम वर्ब के साथ बनाना सीख गए और कंप्लीमेंट और अदर वर्ड्स के साथ हमने सीख लिया। अब वॉइस की जरूरत क्या है उसको यहां से समझिए कि हम ये समझ पाते हैं कि ये जो वर्ब की क्वालिटी है
उसका जो सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है और इज एक्टेड अपॉन, या फिर किसी पर एक्ट किया जा रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये सीखने के लिए हम यहां पर पढ़ते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में आप अगर समझना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वॉइस क्या है, तो इंग्लिश, ठीक है। हम इंग्लिश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसीलिए ये हर भाषा में अपना एक अलग वैल्यू रखता है, हर भाषा में ये मौजूद होगा। दूसरा क्या है, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है, तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे सक्सेसफुल होता है, तो मैसेज, है ना। अब यहां से देखिए कि मुझे इस बात तक आना था। अब देखिए मेरा मेथड थोड़ा सा अजीब है, ये आपको लग सकता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बट आप गौर से सुनिए कि मैंने आपको यह समझाया कि राम इज अ मैंगो, ये हर जगह तो नहीं कहा जा सकता है ना। तो हमने क्या सीखा कि वर्ब की हम एक क्वालिटी के बारे में यहां पर सीख रहे हैं, जो कि यह बताता है कि एक्ट कौन करता है और किस पर एक्ट किया जाता है, और उसके हिसाब से हम अब सेंटेंस की रचना करेंगे जब जरूरत होगी। दैट मीन्स कि यहां पर एक फ्लैक्सिबिलिटी मुझे मिल जाएगी, और वो फ्लैक्सिबिलिटी ये होगी कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, और अगर मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं और हम चाहें तो वहां पर ऑब्जेक्ट की चर्चा नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स कि हम यहां पर यह सीख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है। मतलब यह है कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज दो आधार पर हो सकता है। एक हो सकता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, और दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब हम ये कहां से सीखेंगे, तो ये सीधा सीधा है कि वर्ब की क्वालिटी। सीधा सीधा मैंने क्या कहा कि वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ वर्ब। ये बताता है कि वेदर इट सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। मतलब है कि हम इसके माध्यम से दो जो है दशाएं, दो स्टेटस हम दर्शाते हैं। एक स्टेटस में यह बताता है कि सब्जेक्ट काम करता है, और दूसरे में यह बताता है कि किसी पर काम होता है। हम इसी के लिए वॉइस पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात समझिए कि एक आ गया सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैसेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैसेज। इसका मतलब है कि हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड मैसेज में सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे और वो एक्ट करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक्ट करता है। दूसरे में हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे और यह बताएंगे कि कोई एक्शन उस पर एक्ट होता है, और यही से जो है वॉइस की नींव पड़ती है, और इसीलिए वॉइस दो प्रकार का है। अब मुझे बताइए कि इसके अलावा कोई तीसरा प्रकार आपके मन में आता है? एंड दिस इज द रीजन कि वॉइस दो ही प्रकार के। यही कारण है कि वॉइस दो प्रकार का है, और इसे मैं यहां से हटा दूं, और वॉइस की कैटेगरी की जब बात करें तो पहला क्या आता है? पहला आता है एक्टिव। पहला आता है एक्टिव। इसकी भी थोड़ी बात कर लें कि इसका नाम एक्टिव क्यों है और दूसरे का नाम पैसिव क्यों है। देखिए, तो इसीलिए इसमें तीसरे प्रकार के जो है वॉइस की संभावना ही नहीं है कि हम यहां पर क्वालिटी ऑफ वर्ब बता रहे हैं। हम एक में क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट एक्ट करता है, और दूसरे में क्या बताते हैं कि इज एक्टेड अपॉन, मतलब है कि कहीं किसी पर एक्ट होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। अब यहां पर देखिए कि हम सेंटेंस निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट किसको मान सकते हैं? सब्जेक्ट को, क्योंकि यही करता धरता है। ये कोई एक्शन करेगा तब वो एक्शन किसी पर होगा। अब अगर यही नहीं है तो वर्ब यानी कि वो एक्शन होगा नहीं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिस पर कोई भी एक्शन होना है, उसकी फिर जरूरत बचेगी नहीं। तो हम यहां पर किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं। और एक्टिव का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मतलब जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, मतलब उसको कर रहा होता है। तो एक्टिव के सेंटेंस में जो है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें जब सेंटेंस लिखते हैं तो हम ये बताते हैं वर्ब की क्वालिटी कि सब्जेक्ट एक्ट्स, इट सब्जेक्ट एक्ट्स।
मतलब इसका सब्जेक्ट जो है, मतलब वर्ब की क्वालिटी कि उसका सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, और हम उस एक्सप्रेशन को यहां रखते हैं, और हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को सामने से मेंशन किया है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्टिव। जैसे मैं इसको यहां से हटा दूं, जैसे हम कहते हैं राम प्लेज। अब इसके आगे आप क्रिकेट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेलने के लिए कोई ना कोई गेम वहां पर होगा। तो अब देखिए कि हमने इस सेंटेंस में क्या दर्शाया है, मेरी इंपॉर्टेंस किसको चली गई है, इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है, तो वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है कि राम खेलता है। अब इस सेंटेंस में पैसिव जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है ये। इसका मतलब है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे और ऑब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस लिखा जाएगा। दैट मींस इन दिस सेंटेंस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। मतलब है कि वर्ब की ये दूसरी क्वालिटी है जहां पर सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि एक्चुअली वो एक्शन किस पर एक्ट हो रहा है, किसके द्वारा एक्ट हो रहा है ये नहीं बता रहा है, कौन एक्ट कर रहा है ये उसमें नहीं बताना है। क्या बताना है कि किस पर एक्ट हो रहा है, कोई भी जो एक्शन है वो किस पर एक्ट हो रहा है, हम यहां पर ये बताते हैं। इस केस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो परोक्ष में चला गया ना, हमने इंपॉर्टेंस किसको दी, ऑब्जेक्ट को दी, तो अब सब्जेक्ट की चर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो परोक्ष में चला जाएगा, उसको हम एजेंट के तौर पर लिख देते हैं। और इसीलिए जो हमने सब्जेक्ट को परोक्ष कर दिया, इसीलिए इसका नाम है पैसिव। पैसिव इसीलिए कि इसमें सब्जेक्ट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, इस सेंटेंस की रचना ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें वर्ब की दूसरी क्वालिटी कि वो किस पर एक्ट हो रहा है उसको वरीयता में रखकर, पहले रखकर, शुरुआत में इंफॉर्मेशन के तौर पर रखकर एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें, देखिए कि हम कहते हैं क्रिकेट इज प्लेड। अब यहां पर बाय राम लिखिए या नहीं लिखिए क्या फर्क पड़ता है, इसमें देखिए कि मेरा अब इंफॉर्मेशन किसके लिए है, तो वो इंफॉर्मेशन है क्रिकेट के लिए, और यहां इंफॉर्मेशन किससे के रिगार्डिंग है, तो राम के रिगार्डिंग। मतलब है कि राम एक्ट्स एंड एक्शन जो है वो किस पर एक्ट किया जा रहा है, तो वो क्रिकेट पर एक्ट हो रहा है। तो आप ये समझिए कि एक्टिव और पैसिव कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इन एक्टिव सेंटेंसेस वी एक्सप्रेस अ सब्जेक्ट, that means quality of verb which expresses subject acts something, जो सीधा सीधा ये एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है। हम यहां पर वर्ब की उस क्वालिटी की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे में हम ये चर्चा करते हैं कि वो एक्शन किस पर एक्ट होता है या किया जाता है या किया जा रहा है, इसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। तो इसीलिए अब यहां पर जो समरी आई कि वॉइस इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्ब वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। पहली बात आ गई कि वॉइस जो है वो एक वर्ब की एक प्रकार की क्वालिटी है जिसमें हम वर्ब के फॉर्म के माध्यम से ये बताते हैं कि सब्जेक्ट काम करता है। दूसरी क्वालिटी है कि कोई काम किस ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। ठीक, दूसरी बात कि वॉइस की दो कैटेगरी, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। जब हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक्टिवली लिखते हैं, दैट मीन्स हम किसी एक्शन को किसके द्वारा किया जाता है, मेरी सूचना उसके रिगार्डिंग होती है, तो हम उसे पहले लिखते हैं और इसलिए वहां पर सब्जेक्ट एक्टिव मोड में होता है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वॉइस इज एक्टिव। दूसरे में वो एक्शन किस पे होता है हम उसको वरीयता देकर पहले लिखते हैं कि भाई वो एक्शन किस पर किया जा रहा है, किया गया है, किया गया था। ये अलग अलग फॉर्मेट में होगा, हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो वहां पर क्या हो गया कि हम उसमें ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरुआत में रखकर वर्ब के उस फॉर्मेट को लिखते हैं
और उसमें सब्जेक्ट जो है वो गौण हो जाता है, परोक्ष हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, और इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है पैसिव, और इसीलिए जो वॉइस की दूसरी कैटेगरी है उसको कहते हैं पैसिव। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर बात आती है एक कि पिछले दिन जो मैंने बताया आपको वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उसकी यहां जरूरत कहां पड़ी? जी हां, अब पड़ी कि अब मुझे कैसा है, वॉइस में हम जो पैसिव को फॉर्म करते हैं उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट ही हम शुरू में रखेंगे ना। तो सबसे पहले साधारण तौर पर जनरली सामान्यता अगर हम कहें तो ऐसे वर्ब जो कि ट्रांजिटिव हैं उनके ही पैसिव कन्वर्जन पॉसिबल हैं, साधारणतया कह रहे हैं। इसमें डिफरेंट केसेस हैं। हम कुछ परिस्थिति में इंट्रांजिटिव के भी जो है वॉइस कन्वर्जन करते हैं, उसको हम पैसिव में बदलते हैं। हम उसके पीछे के कंसेप्ट की भी बात करेंगे। वहां पर भी कहीं ना कहीं ट्रांजिटिव ही अपनी भूमिका निभाता है, उसमें भी इंट्रांजिटिव डायरेक्टली इन्वॉल्व तो होता ही नहीं है। मतलब यह है कि अमूमन अगर हम कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस कन्वर्जन संभव है, क्योंकि वॉइस के पैसिव फॉर्मेट के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और अगर कोई एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट किया ही नहीं जाएगा, एक्ट होगा ही नहीं, तो हम फिर उस ऑब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस की रचना करेंगे कैसे? इसीलिए यह बहुत जरूरी है समझना कि वॉइस के लिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वो एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है, आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं यहां ऐड कर दे रहा हूं, आप उसको देखिए जरूर। तो बात यहां पर क्या आ गई कि हमने वॉइस पढ़ लिया कि वॉइस का मतलब है कि क्या, क्वालिटी ऑफ वर्ब। मैं समराइज कर रहा हूं इसको, क्वालिटी ऑफ वर्ब। ये किस तरह की है कि सीधा सीधा है कि इट्स, इसको ऐसे लिखिए ज्यादा अच्छा है, वेदर इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स पहला और इज एक्टेड अपॉन। मतलब ये दो क्वालिटी है जहां पर हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि सब्जेक्ट एक्ट करता है या फिर वो किसी पर जो एक्शन है वो एक्ट किया जाता है। कैटेगरीज अगर करें तो पहला क्या है, एक्टिव, और दूसरा क्या है, पैसिव। स्टार्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा इसमें, और इसमें कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। इतनी सी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर लीक से हट करके थोड़ी बात करेंगे, इसके कन्वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, सीधे एक ही बार कहेंगे सर आप कन्वर्जन पे आ गए, आपने कुछ और बताया नहीं, तो कुछ और की जरूरत ही नहीं है। चलिए कन्वर्जन ऑफ वॉइस। सबसे पहले आप अपने मन से यह बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप वॉइस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसको कोरिलेट इसीलिए किया जाता था क्योंकि आप समझिए कि टेंस भी तो वर्ब की एक क्वालिटी है, और यहां पर भी हम वही पढ़ रहे हैं। टेंस में भी हम सब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस की रचना करते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको बस कुछ चीजें पिछली जो मैंने बताई थी वो आपको ध्यान देना होगा कि V1 आपको फॉर्मेट याद है, V2 याद है, V3 याद है, V4 याद है और V5 याद है। अगर इसका फॉर्मेट याद है तो बस इतना ही ध्यान में रखना है, आप इसको पहचान लोगे। टेंस पहचानो या ना पहचानो, मैं आपका वॉइस कन्वर्जन करा दूंगा, आप आसानी से वॉइस कन्वर्ट कर पाओगे। V2 क्या है, वर्ब 1 प्लस ed विदाउट हेल्पर। यह ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। V1 प्लस ed इसमें क्या होता है, तो हैज होता है,
हैव होता है या हैड होता है। V4 में वर्ब 1 प्लस ing और इसमें क्या होता है is, are, वो। और जो V5 है V1 प्लस s और es। अगर सिर्फ आपको इतना याद है तो मैं आपके लिए ये बात कह सकता हूं और आप इस बात पर भरोसा करो कि इसके पूरे सेशन के दौरान मैं आपसे कभी भी ये अपील नहीं करूंगा कि टेंस आता है ना, टेंस रिव्यू करना है, क्योंकि वॉइस पढ़ना है। भाई टेंस की अलग कहानी समाप्त हो गई, अब वॉइस को हम उसमें घुसाएंगे तो एक साथ कोरिलेट करके नहीं पढ़ पाएंगे। सीधा सा है, जब क्वालिटी ऑफ वर्ब है वॉइस तो हम पूरा का पूरा टेंस क्यों पढ़ें यहां पर। बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म व्हिच एक्सप्रेसेस एक्शन। Second form is first form with ed. There is no any helping verb present before it. Third form is verb 1 with ed and has, have, had is present before it. Fourth form is verb 1 plus ing and verb to be, that means is, are, and was, were is present before it. Fifth form of verb is v1 plus s or es. ये आपको जहन में रखना है, बस इतना सा पहचान लेना। चलो अब हम एक सेंटेंस लेते हैं और हम उसको आपको सीधा सीधा प्रैक्टिकली ही सीखते हैं। उसके रहस्यों को, गुणों को बाद में देखेंगे, पहले बनाना आसानी से सीख लेते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम प्लेड टेनिस। ठीक है, ये सेंटेंस मुझे दिया। अब इसको पहचानना तो बड़ा आसान है ना कि हम इसमें दो बातें, मैंने क्या सिखाया कि एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। तो यहां पर सीधा सीधा क्या है कि राम जो है इस काम को किया, राम प्लेड टेनिस। तो हम यहां पर जो है सब्जेक्ट को शुरुआत में लिखे हैं और इसीलिए हम ये समझ गए कि ये एक्टिव है। आगे हम इसकी और विशेष बात करेंगे कि किसी भी सेंटेंस को दुनिया के कैसे आसानी से देखते ही एक नजर में पहचाना जा सकता है कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। फिलहाल बहरहाल इतना ही ध्यान देंगे कि राम जो है यहां पर वो एक्ट किया और एक्शन किस पर हुआ, टेनिस पर हुआ। अब पैसिव की डिमांड क्या है? पैसिव की डिमांड ये होती है कि आप सीधा सीधा अभी जो बताया हम उसी से, आपका जो वो नियम है ना कि सब्जेक्ट को हम बाय प्लस एजेंट बना के अंत में लिख देते हैं, काहे? ठेकेदारी है, लिख देते हैं। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है ये समझिए कि तरीका वही है जो जरूरत है। ऐसे पे फालतू उठा के डाल दे, कुछ कुछ केस में नहीं डालते हैं, वैसे कॉपी हो जाता है और उसी जगह पर आपको परेशानी होती है कि ले अब ये क्या हो गया। शुरू से मास्टर साहब बोले कि हिन्ने वाला को हुन्ने और उन्ने वाला को उन्ने, अब कह रहे हैं कि नहीं होगा, तब होता है कंफ्यूजन। समझिए हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत है कि अब मुझे टेनिस, जो यहां पर टेनिस लिखा हुआ है, इसके आधार पर वर्ब की क्वालिटी बतानी है। मतलब क्वालिटी ऑफ वर्ब ऐसा होगा जिसमें टेनिस की चर्चा यहां होगी। बिल्कुल, क्योंकि पैसिव है ही वही कि हम उसमें बताते हैं कि वर्ब की क्वालिटी है इज एक्टेड अपॉन, तो किस पर वो वर्ब प्रभाव छोड़ता है हम उसको शुरू में लिखेंगे। तो सीधा सीधा है कि टेनिस यहां पर हमने लिख दिया। क्लियर? यहां तक तो समझ गए। ये नियम नहीं है, जरूरत है। ये समझिएगा, जरूरत है। नहीं करेंगे तो पैसिव नहीं बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि पैसिव का मतलब ही है कि हमें यह बताना है कि एक्शन आखिर किस पर हुआ, किस पर किया गया, किस पर किया जा रहा था, यह बताना है मुझे। तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया। अब यहां पर क्या है कि हम जब राम को यहां ला रहे हैं तो बाय क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो उसके द्वारा किया गया है, इसीलिए यहां पर लिखे कि बाय राम। वो एजेंट के तौर पर आ गया, इसी को हम कहते हैं एजेंट। चूंकि यहां पर राम है, अगर यहां आई होता तो हम इधर मी लिखते ना,
वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर के दौरान बताया कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, और वैसे भी वर्ब के बाद जब आता है ऑब्जेक्टिव केस, दो बातें, तो यहां लिख लिया। अब यह बताओ मुझे कि क्या इसको सीधे सीधे लिखना चाहिए यहां? यहीं पर है बात समझने वाली कि क्या सीधे सीधे इसको यहां लिखना चाहिए? नहीं ना। क्यों नहीं लिखना चाहिए? देखिए, क्योंकि यह है मेरा डूअर। डूअर समझ रहे हो? डूअर मतलब जो काम करता है ना? और यह किसका फॉर्मेट है? डू फॉर्म है ना? इसको लिखने के बाद हमें यह पता चलता है कि एक्शन कोई करता है। जब हम कहें ही प्लेड, दे प्लेड, सी प्लेड, वी प्लेड, राम प्लेड, श्याम प्लेड, क्या बता रहे हैं कि एक्शन कौन किया, मतलब डू। हम यहां पर एक्शन किस पर हुआ? अब देखिए ये कौन है? ये है रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या कि एक्शन ये किया और वो एक्शन इस पर हुआ, तो ये कौन हो गया? ये हो गया डू और ये हो गया बी, जिस पर होता है। इसको साधारण है समझे तो इसको आप ऐसे, डोअर की जगह पर आप ऐसा लिखिए कि डू। यहां पर ये बात, यही कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बात समझने वाली है। और अगर मन में कोई भी सवाल हो, रत्ती भर भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल ढेर सारा कमेंट करके मुझे बताइए, जितना मन करे, हम सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। सवाल से कोई भी परहेज नहीं है मुझे। दो ही चीजें हो सकती हैं, मुझे भी सोचना पड़ेगा और सोचेंगे तो सीखेंगे। ज्ञान तो ऐसे ही चलता है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका टीम लीडर हूं, और टीम के परफॉर्मेंस को अच्छा करना है तो आप सवाल पूछिए, अपनी दुविधाएं बताइए, हम उपाय बताएंगे। तो यहां सीधा समझिए कि राम जो है वो एक्शन किया, इसलिए मैंने इसको लिखा डू, और ये एक्शन इस पे हुआ, इसलिए मैंने इसको लिखा बी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। अब हमने एक्टिव सेंटेंस में राम के आधार पर सेंटेंस लिख रखा था, इसलिए हमने दूसरा फॉर्म लगाया डू का, प्लेड। डू का मतलब डू वाले फॉर्मेट का, कि कोई करता है तब हम वैसा लिखते हैं, है ना? अब हम यहां पर टेनिस, तो ये राम को नहीं ना खेलता है कि हम लिख दें टेनिस प्लेड राम। क्या करेंगे? इसके हिसाब से मुझे फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो हम डू को किस में चेंज करेंगे? देखिए, बी में चेंज करेंगे। और बी में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, मैं इसके बगल में लिख देता हूं इसका बी वाला फॉर्मेट। ठीक है, ठीक। देखिए, पहला होता है बी, बी का फॉर्मेट। दूसरा क्या होता है? वॉज और वर। तीसरा क्या होता है? बिन। चौथा क्या होता है? बीइंग। और पांचवा में क्या लिखते हैं? इज, आर और एम। यही होता है ना? तो हमने सेंटेंस पहले राम के आधार पर लिखा था, इसलिए हमने लिखा राम प्लेड। अब चूंकि हम उस सेंट को लिख रहे हैं जिस पे वो एक्शन हुआ, तो होने का सेंस देंगे। होना मतलब बी। दैट मीन्स कि जो फॉर्म यहां पर डू का दिया हुआ है, नहीं, कौन सा फॉर्म है इसको पहचानना है। अभी मैंने कहा यही कि इसको पहचानने के लिए गलती नहीं कीजिएगा। तो ये डू का फॉर्म है दूसरा, तो हम बी का कौन सा फॉर्म रखेंगे? दूसरा। सीधा समझिए, कौन सा? दूसरा। देखिए, तो बी का दूसरा कौन सा? वॉज या वर। अब हमको यह देखना है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव में सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर है। चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा? वॉज। तो हमने क्या किया कि इसमें जो दूसरा फॉर्मेट लगा हुआ था डोअर का, हमने रिसीवर का दूसरा फॉर्मेट यहां पर लिख दिया। और जैसे ही लिख दिया, तो अब यहां बचा क्या? अकेला प्ले। क्यों? क्योंकि हमने उसका पावर तो विड्रॉ कर लिया। पावर जो था वो तो हमने यहां लिख दिया। पावर क्या था? दूसरा फॉर्मेट। ये समझिए, यही गेम है कि दूसरा फॉर्मेट अगर हम डू का लिखते हैं तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट एक्स। दूसरा फॉर्मेट अगर हम बी का लिख रहे हैं तो सेम कैटेगरी के सेंटेंस में हम ये कहना चाहते हैं कि इज एक्टेड अपॉन। सीधा सा है। तो हमने यहां से दूसरा फॉर्मेट निकाल लिया। अब बचा क्या? प्ले, है ना?
अब तो चूंकि ये वर्ब का फॉर्मेट हो गया, अब मुझे इसके आगे या तो नाउन या एडजेक्टिव कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा ना। तो देखिए मेरे पास, मैं यहां से थोड़ा सा जगह बनाऊं, इधर ही देखो, यहां पर ध्यान देना, मैं उसको समझा रहा हूं कि प्ले के मेरे पास कितने फॉर्मेट हैं। तो प्ले के नाउन वाले फॉर्मेट है, एक है जेरेंड प्लेइंग, दूसरा क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो है प्लेइंग, और तीसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, है ना। यही 3 फॉर्मेट है मेरे पास, जिसको कि हम क्या यूज कर सकते हैं, बिना एक्शन दर्शाए हुए भी यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम इस दोनों को रखते हैं तो इससे एक कंट्राडिक्शन पैदा होगा, इज आर एम वॉज वर प्लस V4, तो ये वर्ब के फॉर्मेट में ही रह जाएगा ना। अगर हम आईएनजी वाले को यहां रख दिए तो फिर तो वो डू वाला ही हो गया कि राम वॉज डूइंग समथिंग, राम वॉज प्लेइंग टेनिस, ऐसा सेंस आता है। तो चूंकि ये फिर से डोअर को इंडिकेट कराने लगेगा, इसीलिए जो है हम इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए कॉम्बिनेशन हमारे वर्ब 4 का आ रहा है, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा मेरे पास, और ये जब आ जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्या रखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, और यहां पर क्या लिखेंगे, प्लेड। फाइनली देखिए कि मेरा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ कि मेरा था राम प्लेड टेनिस, बना क्या, टेनिस वॉज प्लेड बाय राम। अब यहां पर जो यहां से रूल निकलता है, रूल क्या निकला कि हमने यहां पर ऐड किया बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब यह है कि इस बी का फॉर्म कौन सा होगा, तो यह वही होगा जो डू का फॉर्मेट होगा, मतलब जो हम एक्टिव के सेंटेंस में फॉर्म लिखेंगे। तो हमने यहां V2 लिखा था, इसीलिए हमने यहां पर V2 लिखा। तो बात समझ में आई कि क्या करना है, किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को उठाकर शुरुआत में रखिए। यह देखिए कि एक्टिव का सेंटेंस में मौजूद जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है, उसका वो फॉर्म लिखिए, और जो वर्ब मौजूद है उसका पास्ट पार्टिसिपल उसके बगल में लिख दीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है उसे बाय के साथ एजेंट बनाकर लास्ट में रखिए या ना रखिए, सेंटेंस आपका पैसिव में बदल जाएगा। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आज के सेशन को यहां पर समाप्त करेंगे। और कोई भी रैंडम उठा लो, मुझे कोई मतलब नहीं है कि टेंस कौन सा है। चलिए यहां पर एक सेंटेंस लेते हैं कि ही हैज डन इट। अब इसको मुझे वॉइस बनाना है, ठीक है। अब हमने देखा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक्ट कर रहा है, यहां लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक्टिव है। मैंने पहले भी कहा है कि यही सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे हम ये पहचान लें कि मेरा सेंटेंस एक्टिव है। मैं आपको एक ऐसा अचूक हथियार बताऊंगा जो किसी भी सेंटेंस पर वो स्टॉक वेपन की तरह उठाओ चलाओ दुश्मन बिल से निकलने की जरूरत नहीं करेगा। मतलब कि लगा दीजिए सेंटेंस, पटाख से चिल्ला कर सर हम पैसिव, सर हम एक्टिव, बताएंगे आगे, पहले धीरे धीरे सीखते हैं। तो अब इसे पैसिव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, इट, चलिए यहां पे रख दिया। मेरे वर्ब का कौन सा फॉर्मेट इसमें लगा हुआ है, तीसरा। क्यों, देखिए हैज हैव हैड प्लस वर्ब 1 प्लस ed है लगा हुआ, डन, डू, डिड और डन तीसरा फॉर्म है। तो तीसरा के लिए क्या लगेगा, बिन, चलिए बिन लिख देते हैं, और इसका पास्ट पार्टिसिपल इसमें से निकलेगा, बच जाएगा डू, और डू का पास्ट पार्टिसिपल फिर हो जाएगा डन, और इसको जो बच गया कॉपी कर लीजिए। आप यहां पर लिखिए बाय हिम या नहीं लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात समझ में आई। अब यहां पर है कि टेंस से बाहर चलते हैं, या टेंस के ही एक और सेंटेंस लेते हैं। देखिए सी वॉज ईटिंग अ मैंगो, ठीक, ये एक्टिव में है।
अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, आसानी से समझिए। ये अ मैंगो यहां चलाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? चौथा। बी का चौथा क्या होता है? बीइंग, तो यहां लगा देंगे बीइंग। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और ईटिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा ईटन, और यहां जो वॉज है वो कॉपी करेंगे सेम सेम, और देखिए आपका पैसिव बन गया, ठीक। आप यहां पर बाय हर लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसिव में हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो एक्शन किस पर किया गया है, किया जाता है, किया गया होगा, इसीलिए ये लिखने की जरूरत नहीं। चलिए और थोड़ा सा हम टेंस से बाहर चले जाते हैं कि लिखेंगे कि ही कुड हैव फिनिश्ड इट, ठीक है। एक्टिव है, देखिए, है ना। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मेरा है, उठा करके यहां रखेंगे इट। क्लियर। वर्ब का फॉर्म देखिए 3। तीसरा क्या है? बिन, बिन लगा दिया, और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? लगभग सेम ही दिखता है, फिनिश्ड। अब बाय हिम लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच गया उसको कॉपी कर लीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है कि दो चीजें, दो बातें, दो कंसेप्ट मुझे अप्लाई करनी है। क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लिखना है, और जो वर्ब का डू फॉर्मेट, चूंकि वो सब्जेक्ट काम करता है इसलिए वो डू फॉर्मेट में है, कि हम उस सेंटेंस से ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट करता है। लेकिन अब मेरा सेंटेंस हम बना रहे हैं कि एक्शन किस पर होता है, और वो रिसीविंग के फॉर्मेट में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो फॉर्म मेरे मेन वर्ब का सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हम वही फॉर्म बी का वहां लिख देंगे। उसके बगल में पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, और बाय प्लस एजेंट। मर्जी हो तो लिखिए, नहीं मर्जी हो तो नहीं लिखिए, और आपका सेंटेंस आसानी से पैसिव में तब्दील हो जाएगा। अगले दिन हम इसको थ्योरेटिकली जो है लिखा भी देंगे, आप लिख लेना। आज नोट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, बस यहां पर आप वीडियो को रोकिए, आपके पास कोई अगर हेल्प बुक है आप उसे लीजिए, क्वेश्चन को उठाइए, और ये ऐसे करके बदल करके देखिए क्या बदलना है, ऐसे ही। और जहां परेशानी हो कमेंट में आप लिखिए जरूर। परेशानी होगी तभी ये हुआ, उसका मतलब कि आप सीख रहे हैं। अगर परेशानी नहीं हो रही है तब आपने ध्यान नहीं दिया। तो कमेंट करना वाजिब है, दिक्कत हो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन मिले। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, आज के एपिसोड के अंत में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसे डाउनलोड कीजिए। बनाकर तैयार रहिए, एक के बाद एक जैसे ही हम उस क्वेश्चन सेट तक पहुंचेंगे सॉल्यूशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। अगले दिन इसी वॉइस की कुछ और बातें, कुछ और कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, भूलिएगा नहीं, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम सामने है और एग्जाम हो या ना हो इंसान वही है जो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।